आज की कक्षा रहेगी ज्योतिष पे। ठीक है, ज्योतिष से जो प्रश्न आते हैं उन पर रहेगी। ठीक है, तो ज्योतिष का पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, तो आते हैं सामान्यतया उनको देखेंगे। ठीक है, जैसे पंचांग से पूछे आने वाले जैसे चीजें हैं, जैसे तिथि वार नक्षत्र योग करण, तो उन्हीं तिथियों के स्वामी क्या क्या कहते हैं। ठीक है, और उनकी उच्च और नीच तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, नोट से। तो इसको देख कि आखिर इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ज्योतिष के वैसे तीन माने गए हैं। ठीक है, या हो, दूसरा हो गया होरा या फलित। ठीक है, और तीसरा है संहिता भाग। ठीक है, तो कितने ज्योतिष के तीन भाग हैं। ठीक है, गणित, होरा, होरा या फलित। फिर उसमें ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक माने गए हैं। तो 18 आचार्य कौन कौन से हैं उनको थोड़ा याद कर लेना है। सूर्य, जो सूर्य संहिता की, उसे इन सभी के अलग अलग शास्त्रों को याद करके रख लेना है आपको, क्योंकि ये ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पूछेगा यह किसके लेखक है। ठीक है, या किताब का नाम पूछ देगा, या लेखक का, या लेखक के अध्याय पूछ देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें ज्योतिष शास्त्र के जो कुछ प्राचीन या पाश्चात्य विद्वान कह लीजिए, उनके कुछ जो आचार्य हैं के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, नीलकंठ। तो इनके भी पुस्तकों के नाम आपको याद कर, मैं लास्ट में इसका विवरण दे दूंगा कि इनके पुस्तक कौन कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, तो उनको भी देख लीजिएगा। तो पहले हमने बताया था तिथि वार नक्षत्र योग करण। ठीक है, पंचांग में राशि नहीं आती है। ठीक है, लेकिन फिर भी राशि को पढ़ना है। तो राशि कितने हमारे 12 राशियां हैं। कौन कौन से? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मीन। यह 12 राशियां हैं। ठीक है, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार बताया। बाकी ये है, आगे देखते हैं। अब उनकी काल निर्धारण, वो यह 12 राशियां हैं। फिर उसके बाद जो, तो जो है कौन से हैं, या मूल स्थान कौन सा है। ठीक है, तो उच्च और नीच राशि का, उच्च और नीच का मत, तो मतलब इसका यह है कि अगर राशि में, ठीक है, सूर्य अगर परम उच्च का है, ठीक है, अगर कोई और अन्य राशि भी रहती है, ठीक है, स्थान क्या होगा, उच्च होगा का विवरण देखते हैं। इन्हीं के आधार पर सूर्यादि आदि उनकी दिशा या स्थान बताई जाती है। एक विवरण देखा भाई, ठीक है, इस पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह एक छोटी सी तालिक टेबल है, इस टेबल कर लेना है, जिससे मतलब सभी चीजें क्या होती हैं, तैयार हो जाती हैं। और ठीक है, तो कौन कौन सी भाई, मेष, वृष, मकर, कन्या, कर्क, मीन, तो उच्च का। ठीक है, तो रवि में वह उच्च स्थान रखता है, और मेष से
पे गिनिए। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला। तुला क्या है? 7वीं राशि। तो मेष अगर रवि उच्च परम उच्च का है, तो उसी में 10 अंश परम नीच तुला में होगा, रवि राशि में ही, रवि में ही यह दोनों राशि, ठीक है, होगा। तो इसमें क्या होगा कि रवि अगर तो 7वें स्थान पे जो तुला है वह अगर इस रवि सूर्य के पे बैठा है तो वह 10 अंश परम नीचे से भी जो इससे 7वीं नीचे, उसी प्रकार से यह सभी उच्च नीच राशियां क्या है, निर्धारित है। और उसमें क्या है वह मैंने और नीचे यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो करना है कि कोई अगर ग्रह है, ठीक है, और उस ग्रह गुरु ग्रह है, गुरु में कर्क है, ठीक है, तो कर्क से हम जोड़ेंगे उस 7वीं राशि, कर्क से हम स्टार्ट करेंगे। करेंगे तो देखेंगे कर्क में, फिर तुला, ठीक, कर्क, मीन, फिर उसके बाद मकर। मकर आया 7वीं राशि, तो ये जो 7वीं राशि है यह नीच होगा। तो यह नीच कितने अंश का है? कितने मतलब अंश, कितने अंश उच्च का है? तो 5, ठीक है। रहता है उच्च, रहता है नीच, ठीक है। उसी से बनते हैं कि मंगल राशि, मंगल का कौन सा राशि उच्च का होता है, ठीक है। और उसी में अब पूछ सकता है कर्क में, मकर और कर्क किसी ग्रह पे कौन से ग्रह में उच्च और नीच है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं या अब पूछे गए हैं। और कंफर्म कि इसे एक प्रश्न जरूर पूछता है, ठीक है, उच्च और नीच में ये ले। तो राशि को याद करने का बहुत सरल तरीका है जो सभी याद करते हैं, सभी को याद हो। शुरू कर रहे हैं या राशि शुरू कर रहे हैं जहां उच्च का हो रहा है के 7वीं राशि, राशि वो एकदम से, और जो आपको अंश है एक का याद ना लेंगे, दोनों का उच्च होगा कि किस कौन सी राशि में किस ग्रह में का है, तो उसमें किस अंश का उच्च का है, तो उसी के अनुसार उसका 7वां राशि लेंगे, उच्च अंश रहेगा, वह सेम नीच अंश रहेगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तालिका आप देख लेंगे। मैंने आपको ट्रिक बता दिया नॉर्मली कि इस तालिका को इस प्रकार से पढ़ना है और याद कर लेना है। बाकी समझने के लिए यह गई है आप, ठीक है। अब ग्रह त्रिकोण राशि होती है, ठीक है, ठीक है। त्रिकोण राशि से वैसे प्रश्न नहीं पूछे जाते, या इंटरव्यू को ज्योतिष से होते हैं उनसे प्रश्न कहते हैं पूछे जाते हैं। पूछा जाता है ना कि मंगल में कौन सा मूल त्रिकोण राशि होता है, ठीक है, चंद्रमा में कौन सा होता है, यह सामान्य है, फिर भी इसका आप लोग। हाँ, शुभ ग्रह और पाप ग्रह जरूर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे तालिका में दिया गया है, शुभ ग्रह है पूर्ण चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु। और पाप शनि, राहु, केतु, पाप युक्त बुध, ठीक। तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका एक लोग भी दे दिया गया है, लोग भी दे, किस राशि पे शुभ और शुभ कर रही है, मतलब अशुभत्व कर रही है, पाप और कहाँ पे कर रही है, पापक कौन से हैं उनको भी देख लीजिएगा।
जरूर पूछता है। जैसे दिशा और दिशा स्वामी सब पूछ देते हैं, और उसमें ऑप्शन होता है ना, अधिपति कौन है, तो उसमें आप के ऑप्शन, जैसे चारों ऑप्शन में रवि मंगल दिए है, दे दिया, वह नौरा से पूछ रहा है। अगर उस तो किससे पूछ, इंद्र ही दिया है, ठीक है। इंद्र या नौ वाले मन में आने वाला जो भी देवता है उनको ही दिया है। और आपको क्या लगाना है, पूर्व दिशा के अधिपति या कौन, रवि हैं, सूर्य हैं। तो ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एक बार हाँ कंफ्यूज हुए, इसमें बात नहीं है, ठीक। नहीं कि मैं सही किया था प्रश्न या नहीं, तो उसने पूछा था पूर्व दिशा के अधिपति, लेकिन और बहुत सब जैसे आ रहा था थ्रू में जाए सूर्य बता रहे थे। और जो खंड पढ़े हैं जैसे जन अच्छे से करा, वैदिक परंपरा से पढ़े, वह कह रहे थे इंद्र का वो ही सही था। परंतु आपको यह ध्यान कर चलना है कि इस गांव के स्वामी, और वह आप तो अब पूरे ध्यान से पढ़ना है कि कोई अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ रहा है तो ऑप्शन कि हाँ पढ़ना है, यह पूछा किस क्या है। पूछा तो चलिए ठीक है, पूछा तो ठीक है कि पश्चिम दिशा के स्वामी कौन है, परंतु पश्चिम ज्योतिषगढ़ के अनुसार अलग होता हो गया, शनि हो गए। वहां भी कभी कभी बैठा है, उस अधिदेवता भी बैठे, अधिदेवता भी बैठे हैं। और उनमें से अगर कोई ऑप्शन में आ गया तो बाएं को याद है, ये है मैंने कल बताया ही था। फिर उस ध्यान से पढ़कर, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ किस, ठीक है ना। आप लोग याद को याद इस लीजिएगा, और ग्रह में मैंने जो जिस प्रकार से बताया था उस प्रक्रिया को याद कर लीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, ग्रह और ग्रह के वर्ण, ठीक है। ग्रह और ग्रह के वर्ण, वर्ण जैसे हो गया का क्या है, रक्त श्याम, ठीक है, ये पूर्ण रक्त नहीं है, ठीक है। और चंद्रमा क्या है, तो गौर वर्ण है, मतलब उसके बाद क्या है तो रक्त गौर है, मतलब हल्का लाल और हल्का सफेद। बुध क्या, तुरवा दल है, ठीक है? उसके कैसा पानी का क्या रंग रहता है, इन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो इनकी भी दशाएं आपको अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखना है कि क्या कहते हैं, वो में हैं, और उसमें समभाव कौन से रखे हैं, उनकी दिशाएं, मतलब एक तालिका बनती है, ग्रह कौन सा ग्रह है इनका, ठीक ग्रह कौन सा है, समभाव रखता है। और एक और रखता है कि शत्रु भाव कौन रखता है, शत्रु भाव कौन रखता है। तो पहला ये देखते हैं कि भाई अगर है कोई ग्रह, ठीक है, जैसे अगर तालिका बनाए उसमें सभी ग्रहों को रख, उसमें सभी ग्रहों को रखें, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अगर
इसके जैसे मंगल दोष देखा जाता है ने भी जाते हैं, ठीक है। जैसे ग्रहों की स्थिति के अनुसार इस काल में इसका जीवन का क्या कौन सा चल रहा, इन सारी दशा ग्रहों की या जन्मांक हो गया, चाहे लग्न हो भी हो, देखते हैं। सूर्य मंगल है, किसी किसी ग्रह में 3-4 बैठे रहते हैं, तो क्या होता है कि शत्रु ग्रह भी उन्हीं में बैठे रहते हैं। क्या होता है कि उस तो सूर्य का शत्रु ग्रह तो शनि और सूर्य है, ठीक है। सूर्य का रखिएगा, सूर्य का पुत्र शनि है, वह क्या है, शत्रु है। इस प्रकार आवाज कट रही है, ठीक है। तो अब में चले जाओ। क्या इन लिख लेना है, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा मित्र ग्रह है, कौन सा समभाव रख रहा है, शत्रु भाव रख रहा है। तो इसमें बहुत तरीके से मैंने रखा गया है कि पहले ग्रहों की स्थिति रख दी है ऊपर, शुक्र और शनि, इन्हीं, ठीक है। तो इनकी स्थिति क्या है, इन इन ग्रहों, लेकिन इसी में कुछ ग्रह ऐसे हैं जिस, लेकिन शनि और शुक्र क्या रखते हैं, शत्रु भाव रखते हैं। बस इसी स्थिति को आपको कर लेना याद। ज्यादा ये नहीं चलेंगे, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनको बता दे रहा हूँ, उनको ही इस नोट्स को ही याद है। स्पष्ट ज्ञान में हम देखेंगे, पहले से शुरू से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। अब यहाँ ये 12 मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ, मीन, ऐसे बैठा लेते हैं, ठीक है। ये 12 राशियां, पहचान, मतलब पहले में देखेंगे धन, फिर दूसरा क्या है, धन, ठीक ना, बहुत आवश्यक है इसको। धन, सहज मतलब सहोदर, मतलब वाहन, मित्र, जो भी, तन, धन, सहज, सुख, और फिर सुत मतलब संतान, बुद्धि, ठीक है। संतान, शत्रु, छठवां क्या है, शत्रु, शत्रु, फिर जाया, जाया मतलब पत्नी, वाणिज्य, फिर उसके बाद आता है विवाह, ठीक है, विवाह, फिर उसके बाद आता है धर्म, विवाह के बाद क्या करोगे, धर्म के बाद क्या करोगे, कर्म, कर्म हो गया, कर्म करने के बाद क्या करोगे, आय की तुलना करोगे, फिर उसके बाद आय होगा तो उसका शारीरिक स्वरूप से इसको याद करना है, तनु, धन, सहज, पुत्र, रिपु, शत्रु, जाया, आयु, धर्म, कर्म, आय और व्यय, ऐसे 12 को याद से बारना है, ठीक है। ऐसे लेना है तालिका के अनुसार। तो तालिका के अनुसार यह बात स्पष्ट ज्ञान है, ठीक है। इनका भाव भाव क्या है, ठीक है। फर इत्यादि संज्ञाएं हैं, यह है, ठीक है। पड़फर इत्यादि संज्ञाएं केवल इंटरव्यू के लिए है, इनकी कोई आवश्यकता अभी साक्षात्कार के लिए नहीं। परीक्षा उपयोगी यहाँ आता है, तो है, तो भाव के जो कारक ग्रह होते हैं उनकी स्थिति, ठीक है। तो उनके दो तीन बताया प्रकार से यह तालिका दशा क्या होती है, त्रिदशा क्या होती है, योगिनी क्या होती है, उनके नक्षत्र और उनके दशाओं की वो
करने हैं उनकी स्थिति को देखेंगे। जैसे मंगल का, इसमें याद कर लेना है। अब इनके वर्ष याद कर लेना है, ठीक है? वर्ष याद कर लेना है। और वर्ष जैसे एक वर्ष, इसमें देख लेना है या कौन छत्र, वर्ण, ठीक है, चित्रा, ये सब, ठीक है। नक्षत्रों में कितने भोग करता है? तो एक वर्ष तक भोग करता है। फिर उसी प्रकार से पिंगला, ठीक है, ऐसे को याद कर लेना है। योगनी, फिर इसको लेना है 6, 8, 17, 10, 21, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। अब क्या है कि सूर्य इधर है, इधर भी सूर्य है, तो उत्तरी दशा में 8 वर्ष का 820 है, कितने वर्ष? 108 वर्ष का पूर्णमान, ठीक है। उसमें प्रश्न पूछता है तो उस दशा से पूछना है, पूछ रहा है उत्तरी दशा से। और मान, कौन अनम्यूट किया है? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसमें प्रश्न कैसे पूछते हैं मैं उनको थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। कि जैसे एक प्रश्न पूछा था, लोग कितने पूर्णमान होते हैं, कितने वर्ष के पूर्णमान होते हैं। एक आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर लेना है, इनको जोड़ लेना है। क्या कर लेना है? इनको जोड़, और इनको जोड़ेंगे तो आप कितना आएगा? 36 आएगा मान, 36 वर्ष का मान आएगा। पूर्ण जोड़ जब जोड़ में आएगा कितना? 36। तो इनको जब 36 आप जोड़ेंगे तो उसके अनुसार आप पूर्ण मान उसमें बता रहे हैं। उसी के बाद कभी कभी ग्रहों, नक्षत्रों की स्थिति पूछ, नक्षत्रों की स्थिति का है, तो उसकी नक्षत्रों की स्थिति क्या है, नक्षत्रों का मान क्या है, ठीक है। आपका तो पूर्ण मान क्या कहते हैं, तो वह तक रहता है केतु, ठीक है। सॉरी, केतु का नहीं पूछा है, शनि का पूछा है, ठीक है। पूछा, पुराने प्रश्न पत्र होंगे अपलोडेड, देख लीजिएगा। उसमें शनि का पूछा है तक, ठीक है। और फिर वह किस किस नक्षत्रों में, तो पूर्णा, अश्वनी, उत्तराभाद्र, 19 वर्ष तक रह रहा है। अब कि इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यह विंशोत्तरी दशा का पूर्ण कि दशा हो गई, दशा हो गई, उसमें भी जो मानता है, फिर उस 8.5 आ गई। ज्यादा आने की जरूरत नहीं, आप पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कैसा पूछ रहा है परीक्षा में वह उपयोगी है अभी के लिए। तो आप जो भी पढ़े उसको भूल जाइए। 35 में चाहे बृहद वगड़ा चक्रम हो, चाहे यहाँ पर मैंने जो तालिका को याद कर लेना है, याद तो होगा ही। तो सिंपल साधारण याद कर लेना है कि विंशोत्तरी में 120 की दशा, इस ग्रहों में इन इन नक्षत्रों में यह दशा वर्ष इतने वर्ष तक रहती है और इन नक्षत्रों में रहती है। बस यही इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा इसमें प्रश्न पूछता ही नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें प्रश्न नहीं पूछ
आवाज नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, जो भी मैंने बताई चीजें। नेटवर्क तो है प्रॉपर, फिर आवाज क्यों नहीं आ रही? ठीक है, मैंने आपको बताया, बीच में नहीं आई थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें हमें क्या देखना है कि इनके दशावर्ष देखने हैं और किस नक्षत्र में कितना भोग कर रहा है वह देख लेना है। और द्वादश जो भाव हैं, ठीक है, द्वादश जो भाव होते हैं मैंने आपको बताया था ना, इधर कहाँ गए, ये ऐसे जो होते हैं, जो एक बना चित्र मतलब बनाया रहा, जब केंद्र बनाया जाता है उस केंद्र में जो द्वादश भाव होते हैं, ठीक है, वह उनकी ग्रह की स्थिति क्या है उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यह द्वादश भाव के ग्रहों के क्रमशः मैंने क्या क्या है कारक, मतलब द्वादश भाव के कारक मैंने लिखा है। ठीक है, उनको भी याद कर लीजिएगा। जैसे 10 में मैंने लिखा है गुरु शुक्र बुध और शनि, ठीक है, और 11 में फिर गुरु, फिर 12 में शनि। तो यह द्वादश भाव के कारक ग्रह हैं। क्या है? द्वादश भाव के कारक ग्रह हैं। हो सकता है पूछ ले, क्योंकि इससे अभी तक पूछा नहीं है। मैंने बताया ना, एक विंशोत्तरी से पूछा है और एक योगिनी से प्रश्न पूछा है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई इनके जो दशावर्ष हैं उनको एक पूर्णमान याद कर लेना है कि योगिनी दशा का कितना पूर्णमान है, अष्टोत्तरी दशा का कितना पूर्णमान है, और वह ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं कितने वर्ष तक भाव में रह रहे हैं, मतलब दशावर्ष में रह रहे हैं, और किस नक्षत्र के अंतर्गत वह दशावर्ष पूर्ण कर रहे हैं। बस इनको याद करना है। ठीक, फिर आगे चलते हैं। हाँ, ये तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, नोट्स तो पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद ये देखते हैं तिथियों के स्वामी। अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं तिथियों के स्वामी से। जब जिस वर्ष ज्योतिष से ज्यादा प्रश्न पूछा है, जैसे 2023 में अगर ज्योतिष से ज्यादा प्रश्न पूछा है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें तिथियों के स्वामी पूछ लिया है। ठीक है, तो उसके लिए यह श्लोक तो जानते ही हैं आप लोग, बहुत ही सरल है। तिथि सा वह्निको गौरी, गणेशे गणेशो हिर गुहो रवि। ये वह्नि है, यह वही लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें आप पहले तिथि को निर्धारित करिएगा, तिथि को रखिएगा ऊपर, तिथि को रखिएगा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। फिर उसके बाद षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार। तो इस श्लोक को याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा। तिथि स, ठीक है, वन निको, ठीक है, मतलब तिथि, तिथियों के स मतलब स्वामी, तिथियों के स्वामी। तिथि पहला कौन सा है तो प्रतिपदा है। वन्नी किसे कहा गया है तो अग्नि को कहा गया है। वन निकऊ, ठीक है, अग्नि द्वारा प्रदत्त कौन है ब्रह्मा। द्वितीया के कौन है ब्रह्मा। फिर उसके बाद तृतीया का क्या है गौरी। वन्निकऊ मतलब द्वितीय विभक्ति लगेंगे इसमें, तो वन्नी मतलब हो गया अग्नि। ठीक है, फिर उसी में आ गए ब्रह्मा। द्वितीय क्या है, द्वितीय लगा, द्वितीय के कौन हो गए ब्रह्मा। ज्यादा अर्थ को समझना नहीं है, बस ट्रिक से याद कर लेना है। द्वितीय क्या हो गई ब्रह्मा। तीसरा क्या है गौरी। गणेशो ही, गणेशो ही मतलब कहने का मतलब क्या है तो गणेशो हिर गुहो मतलब गणेश, गुह और अहि मतलब इनके भाई को भी जोड़ लिया। गणेशो मतलब द्वितीय कहा गया, मतलब इनके यह दोनों कौन मतलब गणेश और कार्तिकेय। लेकिन पहला चतुर्थी कौन है गणेश, और पंचमी कौन है सर्प। गुह मतलब क्या होता है सर्प होता है ना, गो कहा गया है ना सर्प को। तो सर्प पंचमी कौन है सर्प, और गणेशो ही चतुर्थी के गणेश, और षष्ठी के कार्तिकेय। षष्ठी के कौन है स्वामी कार्तिकेय। फिर उसके बाद आता है रवि ही, सप्तमी के कौन है सूर्य, रवि मतलब सूर्य। फिर उसके बाद शिवो दुर्गांतको, शिवो दुर्गांतको, शिव को किसके हैं भाई तो अष्टमी के शिव, अष्टमी तिथि के स्वामी कौन है शिव हैं। नौमी से नौमी के दिन नौ दुर्गा, दुर्गा। ठीक है, फिर उसके बाद दुर्गांत को अंतक मतलब अंत ऊपर कौन ले जाता है तो यमराज ले जाता है। दसवीं के यमराज हो गए, दसवीं के कौन हो गए यमराज। फिर इस इधर नॉर्मल है विश्वे, विश्वे हरि काम शिव शशि, विश्वे से विश्वे देव। ठीक है, एकादशी के विश्वे देव। हरि मतलब विष्णु भगवान विष्णु, कामा मतलब कामदेव, शिव मतलब शिव भगवान शिव, और शशि मतलब पूर्णिमा के शशि। ठीक है, पूर्णिमा के शशि हो गए।
इस प्रकार से इस तिथियों को आपको याद कर लेना है कि तिथियों के स्वामी हैं कौन। तिथियों के स्वामी से पूछा जाता है प्रश्न। इसमें कौन सा प्रश्न पूछा है याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ इससे एक प्रश्न पूछा गया है, पुराने प्रश्न पत्र को मिला लीजिएगा। फिर इधर नंदा भद्रा जया रिक्ता, ठीक है, यह थोड़ा सा देख लेना है। नंदा पहले आप इसको यह तिथियां हैं, ये भी बहुत सिंपल है, तिथियां हैं, ठीक है। इनकी 2-3 वृत्तियां हैं, इन तिथियों के 3 वृत्तियां हैं, मतलब जो तिथियां बांटी गई हैं 15, और फिर ये जो लास्ट में 30 लिखा है, मतलब क्या कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा, उसी प्रकार से लिखा गया है कि भाई शुक्ल पक्ष में ये पड़ता है, कृष्ण पक्ष में ये पड़ता है, तो उसी प्रकार से इसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो उसमें तिथियों की, मतलब जब हम यह बोलते हैं कि जो तिथियों की संज्ञा है, ठीक है, उसमें कौन सा वार के दिन कौन सी मतलब नंदा है, कौन से वार के दिन, जैसे अगर आज शनिवार है तो उसमें कौन तिथि की, जो तिथि है, जैसे शनि के दिन अगर नवमी है, ठीक है, द्वितीय वृत्ति है, तो उसमें कौन सी तिथि संज्ञा है, संज्ञात्मक है, ठीक है, और वह कैसा वर्ग लेकर जा रहा है, ठीक है। वह मतलब मिलान होता है ना, क्या कहते हैं कि हम लोग जब ये पंचांग होता है तो पंचांग से देखते हैं कि हमें कल पूरब की तरफ जाना है, हमारा यह कार्य है, तो उसमें बहुत सारी चीजें मिलान के लिए होती हैं, तो उसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अभी आपकी आवश्यकता क्या है, पहले आपको ये याद कर लेना है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पुरुड़ा, ठीक है, ये 5 याद कर लिए। 5 को 5 ही उंगलियों में बैठा लीजिए, हाथ को सामने रखिए और 5 को 5 उंगलियों में बैठा लीजिए। नंदा भद्रा जया रिक्ता पुरुड़ा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे ही घुमाना है, 5 उंगलियों में 5 को घुमाना है, ठीक, समझ में आया। आप दाहिने हाथ को आगे करिए और उसमें पहले पहले कनिष्ठिका पे रखिए क्या, नंदा, फिर उसके बाद भद्रा, फिर जया, ठीक है, फिर रिक्ता, फिर उसके बाद पुरुड़ा, ठीक है, ऐसे रखें। अब इसकी प्रथमा वृत्ति हो गई, इन 5 तिथियों की प्रथमा वृत्ति हो गई, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी, ये प्रथमा वृत्ति हो गई। अब द्वितीय वृत्ति इनकी क्या है, ठीक है, प्रथमा वृत्ति में शुभ फल देता है कृष्ण पक्ष में, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप हाथ को सामने रखिए और उसमें देखिए, लिखिए, पहले पहले शुरुआत क्या की है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पुरुड़ा, उंगलियों को घुमाइए, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे घुमाइए। फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कि शुभ फल, कृष्ण पक्ष के शुभ फल कैसे मिलेंगे तिथियों के द्वारा। अगर तिथि है, नंदा में तिथि प्रतिपदा है, तो उसमें शुक्ल पक्ष में शुभ फल मिलेगा कि कृष्ण पक्ष में, यह देख लेना है। तो हम लोग कहते हैं नहीं, कृष्ण पक्ष में जाइए, उसमें नंदा तिथि है, कृष्ण पक्ष में जाएंगे, हाँ यह शुभ फल देगा। लेकिन अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है और आप प्रतिपदा के दिन जा रहे हैं, प्रथमा वृत्ति है, तो यह अशुभ फल देगा। अब यही अगर षष्ठी होती शुक्ल पक्ष में तो यह मध्यम फल देता, लेकिन यही एकादशी होती तो शुभ फल देता, किसमें, शुक्ल पक्ष में, लेकिन कृष्ण पक्ष में यह अशुभ फल देता है। एकदम इसका समानांतर है, मतलब क्या है, इन दोनों में मध्यस्थता है, मतलब आपस में मतभेद है कि आप इधर शुक्ल पक्ष में अगर जो अशुभ दे रहा है तो कृष्ण पक्ष में वह शुभ देगा। लेकिन वही मध्यम की बात करें तो दोनों में मध्यम एक होता है, दोनों की मध्य द्वितीय वृत्ति क्या होती है, तिथियों की मध्य होती है, ठीक है। अशुभ मध्य देगा, शुभ मध्य देगा, शुक्ल पक्ष में जाएंगे तो अशुभ मध्य देगा, कृष्ण पक्ष में जाएंगे तो शुभ मध्य देगा। तो इस प्रकार से देख लेना है, ठीक है। तो नंदा भद्रा जया रिक्ता पुरुड़ा, इन तिथियों से पूछा जाता है कि जया में, ठीक है, नहीं क्या कहते हैं, कौन सा प्रश्न पूछा गया था यह कि इसमें से जो 5 पुरुड़ा तिथियां हैं, ठीक है, नंदादि तिथियां हैं, इसमें कौन कौन सी तिथियां आती हैं, ऐसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो अगर 5 याद है तो आप कर लिए। अब कभी हो सकता है कि पूछ दे कि किस वार में कौन सी वृत्ति हो और कौन सी तिथि की संज्ञा होती है, ठीक है, नक्षत्रों की संज्ञा कौन सी होती है, ठीक है, उनको भी पूछ ले। तो इसलिए आप इन सभी को थोड़ा सा दिमाग लगा के याद कर लीजिएगा, क्योंकि 5 उंगलियों में बैठा लेना है और 5 उंगलियों को 5 5 15 15 तिथियां है ना, एक प्रतिपदा से लेकर और पूर्णिमा तक या अमावस्या तक, तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के अनुसार है, ठीक है। लेकिन 15 तिथियां हैं तो एक हाथ में 5 को बैठा लेना है, नंदा भद्रा जया रिक्ता पुरुड़ा, फिर उसके बाद प्रतिपदा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, फिर स्टार्ट करना है षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, ठीक है, फिर स्टार्ट करना है एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी पूर्णिमा या अमावस्या।
यह तो बदलेगा नहीं। ये नंदादि संज्ञा वाली जो तिथियां हैं, नक्षत्र हैं, यह तो बदलेंगे नहीं। बदलेगा तिथियां, और तिथियां भी 5-5 करके बदल रही हैं। अब उसमें आपको बस ये देख लेना है कि शुक्ल पक्ष में कौन सी है, कृष्ण पक्ष में कौन सी है, वार देख लेना है। तो यह क्या करता है, सिद्धि योग के लिए यह देखा जाता है। किसके लिए? सिद्धि योग के लिए यह देखा जाता है। हो गया। उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे इसमें प्रश्न पूछा था मूल के स्वामी, ठीक है, मूल के स्वामी कौन है, तो राक्षस हैं। तो बहुत सर्वसाधारण है, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें ही मैंने बताया कि इसको याद करना है। नक्षत्र स्वामी अश्विनी का अश्विनी कुमार, भरणी का यम, कृतिका का अग्नि, रोहिणी का ब्रह्मा, चंद्र मृगशिरा का चंद्र, आद्रा का शिव। इसमें हम शायद श्लोक नहीं लिखेंगे, देख लेता हूँ। श्लोक नहीं लिखा है। खैर, इसको आप ऐसे ही, श्लोक में थोड़ा सा बहुत ज्यादा उसमें व्याकरण समझना पड़ता है, बहुत संक्षिप्त में लिखा रहता है ना। अब ऐसे पूरा लिखा रहता है अश्विनी कुमार भरडी का यम, तो ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा कि इसको सामान्य रूप से याद कर लीजिएगा। ठीक है, नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी, ठीक है, नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी, बस उनको पूर्ण रूप से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें कोई ट्रिक और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनको पूरी तरीके से अश्विनी कुमार, भरणी का यम, कृतिका का अग्नि, रोहिणी का ब्रह्मा, मृगशिरा का चंद्र, आद्रा का शिव, पुनर्वसु का अदिति, पुष्य का बृहस्पति, ऐसे याद कर लेना। अश्लेषा का सर्प, मघा का तीतर, ऐसे याद ही कर लेना है इनको। ठीक है, इनसे भी एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तिथि नक्षत्रों के स्वामी। इनसे तो कभी प्रश्न पूछा नहीं है। क्या है ये? यह है सारणी द्वारा। अच्छा, हाँ, ठीक है, इनको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें क्या है कि क्रूर ग्रह जो होते हैं, संज्ञा क्या होती है उनके नक्षत्र में, और किस वार के दिन कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा मित्रवत रख रहा है, कौन सा शत्रुवत रख रहा है, कौन सा उग्र हो सकता है, चर और चल कौन सा है, इनको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। अरे यार, अब ये 25 से ऊपर खुलेगा नहीं। तो वहां तक हमने देखा कि नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी तक आपको याद करना है। ठीक है, उसमें मैंने देखा, बताया कि पंचांग में जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि हैं, इन सभी चीजों को कैसे किस प्रकार से याद करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यह सब चीजें क्या कहते हैं कि उसके लिए है, इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट है युगादि तिथियां। क्या इंपॉर्टेंट है? युगादि तिथियां। ज्योतिषी तो बताता है कि कौन सी तिथि कौन से युग आरंभ हो रहा है। ठीक है, तो सतयुग कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को आरंभ हुआ। ठीक है, ये तिथियां क्या है, इनको याद करना है। ठीक है, और इसके अनुसार जैसे द्वापर त्रेता में कब कौन सा किसका अवतार होगा, वह धर्म शिक्षक मंजूषा में आप लोग देख लीजिएगा। मिश्रित विषय में जब जाएंगे आप, तो उसमें पूर्ण रूप से सभी चीजों को दिया गया है। ठीक है,
उसमें पूर्ण रूप से सभी चीजों को दिया गया है कि सतयुग में कौन आया, त्रेता में कौन आया, द्वापर में कौन आया, कलयुग में कौन आने वाला है, ठीक है, और किस तिथि को उनका अवतरित है, अवतरण होने वाला है, उन सभी को व्यवस्थित तरीके से दिया गया है। तो उनको थोड़ा देख लीजिएगा उसमें, हाँ शायद दिया है, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा। अधिमास, अधिमास को ही पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। यह मास, या इसको पूछा जा चुका है। तो इसको सौर मास, चांद्र मास या चंद्राधिमास जो भी कहा जाता है, उनको पूर्ण रूप से आपको याद होता है, हो जाना चाहिए, ठीक है। अब दो अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है। यह प्रश्न इसमें पूछा जा चुका है युगादि तिथियों से, क्या कहते हैं, सतयुग या त्रेता द्वापर का, ठीक है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि अधिमास को, पुरुषोत्तम मास को किस मास से जाना जाता है, या अधिमास को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पुरुषोत्तम मास ऑप्शन में था, तो वही सब लोग लगाए थे, यह इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है अयन, देखिए उत्तरायण और दक्षिणायन, और दो गोल होते हैं, उत्तर गोल और दक्षिण गोल। उसमें भगवान मतलब ईश्वर की कौन सी गोल होती है, या उत्तरायण होता है कि दक्षिणायन होता है, इनको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मकर संक्रांति से लेकर मिथुन तक संक्रांति तक उत्तरायण होता है, ठीक है। और फिर कर्क संक्रांति से लेकर धनु संक्रांति तक क्या होता है, दक्षिणायन होता है। उत्तरायण में क्या होता है, उत्तरोत्तर वृद्धि होता है, और दक्षिणायन में उत्तरोत्तर रात्रि वृद्धि होती है, ठीक है। तो देवताओं का दिन और राक्षसों का दिन इस प्रकार से थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, मैंने यह जो मैं बता रहा हूँ कि यह इंपॉर्टेंट है, इसको बस इतना ही देखिएगा जितना इसमें लिखा हुआ है। उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण कब शुरू हो रहा है, दक्षिणायन कब शुरू हो रहा है, 6 मास कौन कौन से है वह देख लेना है। अधिमास को क्या किस किस नाम से जाना जाता है, और कितने मास तक होता है, कितने दिन तक होता है, कितने दिन अधिक होते हैं उसमें, 32 मास का हो जाता है, 16 दिन 4 घड़ी के बीतने के बाद होता है, ठीक है। इनको देख लीजिएगा। युगादि तिथियां, आरंभ तिथियां कब कब हैं, उनको देखना है, याद कर लेना है, देखना क्या है, याद कर लेना है। उत्तर गोल हुआ, दक्षिण गोल हुआ, यह किस राशि से शुरू हो रहा है और किस राशि पे समाप्त हो रहा है, यह देखना है। फिर उसके बाद जो राशि राशि है उसके अनुसार जो ऋतु परिवर्तन हो रहा है, और क्या कहते हैं मास परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उसको देखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। तो मीन मेष राशि के सूर्य होने से वसंत ऋतु आरंभ होता है। तो वसंत ऋतु कब आरंभ होता है, चैत्र, चैत्र से, चैत्र वैशाख में शुरू होता है, ठीक है, वसंत ऋतु। वृष में क्या होता है, मिथुन राशि के सूर्य होने पर ग्रीष्म ऋतु होती है। क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है टाइपिंग में, ग्रीष्म ऋतु होती है। और यह कब मास कौन सा पड़ता है, तो ज्येष्ठ और आषाढ़। कर्क सिंह राशि के सूर्य होने पर वर्षा आरंभ होता है, मतलब श्रावण और भाद्रपद, ठीक है। फिर उसके बाद आया कन्या, कन्या तुला, ठीक है। दो दो राशि होंगे, दो उधर मास हैं और ऋतुएं हैं। मैंने बताया कि जो पारंपरिक ऋतुएं हैं वह 6 हैं। तो उनको किस राशि किस मास में कैसे विभाज्य किया गया है, उनकी उनकी यह क्या है, आधारशिला है। तो इनको 100% ही आपको याद करना है, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा। अब जो ग्रहण होता है, ग्रहण जो होता है, जैसे खंडक ग्रास होता है, खग ग्रास होता है, सर्वग्रास होता है, तो उसमें स्थिति क्या रहती है, ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। यह कितने वर्ष के बाद आता है, इससे पूछा है, ग्रहण से शायद प्रश्न नहीं पूछा, बस यही पूछा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जैसे अमावस्या होता है ना, अमावस्या के सरभाव में होता है, फिर पूर्णिमा के सरभाव में होता है चंद्र ग्रहण, तो उसी का बस प्रश्न पूछा है। इससे ज्यादा अंदर रिलेटेड कभी प्रश्न पूछा नहीं है या गया ही नहीं है, ठीक। जिससे प्रश्न पूछा है मैंने आपको बता दिया, इस सेक्शन से प्रश्न पूछा है। और अच्छा, इसमें पूरा पेज नहीं है। और वो तिथियों नक्षत्र आदि के स्वामी, ठीक है, नक्षत्रों के स्वामी। फिर उसके बाद मैंने बताया तिथियों के स्वामी। फिर उसमें मैंने बताया तनु धन सह जो 12 राशियां हैं उनके अंगों के नाम, ठीक है। फिर उसके बाद स्थिर करण, चर करण और स्थिर करण इत्यादि कितने होते हैं, ठीक है। जैसे 27 नक्षत्र हो गए तो विस्कुंभादि ये सारी चीजें 27 हो गई, ठीक है। उनको भी याद कर लीजिएगा, इस नोट्स में भी है वह चीज, और धर्म शिक्षक मंजूषा में भी है, ठीक है, पूर्ण रूप से। तो वह याद करने वाली चीज है, उसमें मैं कुछ
अलग से ट्रिक बता नहीं सकता कि उसको मैं 1 घंटे में याद करवा दूं आपको। मैं बस ये बता रहा हूँ कि वह कब कब कैसे पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ एक तालिका हर एक चीज का बना हुआ है, यहाँ आप हर एक चीज का तालिका बना हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर सूर्य मेष में उच्च का है तो उससे 7वीं राशि जो होगी वह नीच का होगी, ठीक है, वह क्या होगी, नीच का होगी। अब इसमें आपको ये इस तालिका में ग्रह परिचय में या राशि परिचय में आपको एक बहुत सरल तरीके से यह मिल जाएगी कि इसमें दशा वर्ष भी मिल जाएगी, दृष्टि भी मिल जाएगी, ठीक है, कि कितने दृष्टि से देख रहा है और कितनी इसकी महादशा कितने वर्ष की चल रही है। जैसे सूर्य की 6 वर्ष, ठीक है, चंद्र की 10 वर्ष, मंगल की 7 वर्ष, बुध की 17 वर्ष, गुरु की 16, ठीक है, शुक्र की 20 वर्ष, शनि की 19 वर्ष। तो इस प्रकार से इन सभी चीजों को थोड़ा सा देख लेना है आपको। यह आपकी तालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तालिका। आगे एक और होगा नहीं, अच्छा यही, हाँ, राशि परिचय, राशि परिचय और ग्रह परिचय, यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्योतिष में बहुत सरल था कि मुझे मतलब 1 घंटे में मुझे लगा था कि बस ये टॉपिक बता देना है, और ये टॉपिक आपको याद करने वाली चीज है ज्योतिष की, ठीक है। इसको हम लोग कितने भी ट्रिक से समझेंगे भूल जाएंगे, लेकिन आप स्वयं से अगर ट्रिक बनाएंगे कि कैसे कहाँ से प्रश्न पूछा है, बस यही इंपॉर्टेंट होता है कि ज्योतिष कोई भी शास्त्र हो अपना बहुत बृहद है, संस्कृत वाङ्मय ही बहुत बृहद है, लेकिन हमको जानना बहुत आवश्यक होता है कि हमारी प्रश्न जो पूछ रही है धर्म शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है, इंडियन आर्मी, उसमें कैसे प्रश्न उठा रही है, कहाँ से प्रश्न पूछे हैं। पिछले 7-8 वर्ष के आपने जो पेपर देखे जो मैंने अपलोड किया है, उसमें देखिए, उसमें ग्रह परिचय या राशि परिचय से कहाँ से प्रश्न उठाए हैं। तो जहां जहां से प्रश्न पूछे मैंने वो पीछे बताया आपको कि यहाँ यहाँ से प्रश्न पूछे हैं, ठीक है। पंचांग में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीजें नहीं आती हैं, तिथिवार नक्षत्र योग करण, ठीक है। जैसे एक बार प्रश्न पूछा था कौन सी चीजें नहीं आती है, इसमें से कौन सी चीजें नहीं आती है, तो राशि नहीं आती है, ऑप्शन में था, 4 ऑप्शन में एक राशि भी था, तिथिवार नक्षत्र योग था, तिथिवार नक्षत्र था और एक राशि डाल दिया था, किसमें पंचांग में नहीं आती है, तो राशि नहीं आती है। अब एक बार अगले साल क्या पूछा कि इसमें क्या कहते हैं, पंचांग में आने वाली चीजों के नाम बताइए, कौन सी चीजें आती हैं, तो पंचांग का एक चीज उसमें डाल दिए, बाकी अंडवंड इधर उधर का डाल दिए, तो यह चीज हो गया। फिर उसके बाद प्रश्न पूछा कि भाई यह जो शनि है इसकी महादशा कितने वर्ष की है, ठीक है। फिर यह पूछा योगिनी जो योगिनी दशा है उसका पूर्णमान क्या है, योगिनी जो दशा है उसका पूर्णमान क्या है, यह प्रश्न पूछा। तो यह इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए कि भाई ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं। और जो नौमांश हो गया, जो भी इन सब चीजों से जो प्रश्न बनते हैं वह इंटरव्यू के बनते हैं, ठीक है। और इंटरव्यू में कैसे प्रश्न बनते हैं साक्षात्कार मंजूषा में डाल दिया है, ठीक है। तो वो अलग प्रक्रिया हो गई, लेकिन अभी हमें इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, यह लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा में ज्योतिष में जो लोग बहुत बहुत मतलब 1-2 लोग फोन करके बोले कि भाई ज्योतिष में कैसे प्रश्न बनेंगे, बहुत अंदर से बहुत डर लग रहा है, ज्योतिष कभी पढ़े नहीं। ज्योतिष पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, बस यह नोट्स इंपॉर्टेंट है। यह नोट्स बस राशि परिचय, ग्रह परिचय और नक्षत्रों के स्वामी, तिथियों के स्वामी जो मैंने बताया आपको, उनके अतिरिक्त कहीं प्रश्न पूछा ही नहीं है और न कभी जाएगा, ठीक है। हाँ, मैंने यह जरूर बताया कि उनके मैंने शुरुआत में जो नोट्स के शुरुआत में कि इसमें किसके, ज्योतिष के, ठीक है, उनको उनको याद है। और उसमें इतने से धर्मशास्त्र भी पता है, मनुस्मृति के द्वारा लिखी गई है, मनुष्य व्यास स्मृति में कैसे प्रश्न प्रकार से हमें ज्योतिष के भी प्रश्न 1-2 बार पूछे हैं, ज्योतिष के भी 1-2 बार प्रश्न पूछे हैं। क्या प्रश्न पूछे हैं भाई, तो यही प्रश्न पूछे हैं कि कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं। ज्योतिष के जो भी प्रश्न हैं, जैसे यह 18 प्रवर्तक हैं, ठीक है, इन प्रवर्तक आचार्यों के इनके जो ग्रंथ हैं उनको और उनके अध्यायों को नाम याद कर लेना है आपको, ठीक है। इनको याद कर लेना और इनके अध्यायों को याद कर लेना है। अगर आपको यह उत्कंठा मतलब अंदर से ज्योतिष अच्छे से पढ़ लेना है, इससे अतिरिक्त भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यह नोट्स आप, मैं पूरा ज्योतिष पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यह केवल नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है कि यह नोट 31 पेज का आप पढ़ लिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्योतिष से एक प्रश्न भी नहीं छूटे, लेकिन जितना मैंने बताया उनको भी अगर तैयार कर लिए तो वही ही पूछेगा
इतना पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक, तो यह आपका आज ज्योतिष का थ्योरी था। ज्योतिष समाप्त हो गया और कल हम लोग चलेंगे कर्मकांड, मतलब नित्य कर्म पे। जो यज्ञ इत्यादि, यज्ञ कितने हैं, जैसे 21 यज्ञ कौन कौन से किस भाग में बांटा गया है, ठीक है। नित्य नैमित्तिक यज्ञ क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे नित्य कर्म, ठीक है। जो नित्य कर्म है, दैनिक दैनिक जो क्रियाएं होती हैं उनके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अब से एक एक घंटा, और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लास्ट में सैटरडे को पेपर क्वेश्चन बैंक अपलोड हो जाएगा, मतलब टेस्ट अपलोड हो जाएगा। संडे को आप लोग टेस्ट दीजिए। जो टेस्ट सेकेंड पेपर का अपलोड हो रहा है, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग फर्स्ट पेपर में ब्रह्मा बन रहे हो, टेस्ट नहीं दिए हैं 2-4 लोग, और जो लोग अभी सेकेंड पेपर में बन रहे हैं, अगर आप बृहस्पति हैं तो मुझे बताइए, जो मैं टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ उसको दीजिए, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप हैं, पढ़े लिखे हैं भाई, ठीक है। अभी मैंने सेकेंड पेपर का टेस्ट अपलोड किया है, उसमें मोहित और उदय और नीरज जी, ठीक है। नीरज वो भाई वो फौज का आदमी है, फिर भी उसका बहुत अच्छा गया है, ठीक है। उन्होंने मतलब दोनों पेपर किया है, बढ़िया गया है। जो एक फौजी आदमी को बहुत कम समय मिलता है पढ़ने का, ठीक है, लेकिन वो कर रहा है। आप लोग तो संस्कृत पढ़ रहे हो, ठीक है, तो सेकंड पेपर तो लगाओ ही, बताओ मुझे कि भाई हाँ देखते हैं पढ़ रहा है। मोहित बहुत अच्छा कर रहा है, उसका तो हमें लग रहा है कि 100 में 98 सही है। नीरज का सही है 96, ठीक है। फिर उसके बाद है उदय, उदय का सही है 90 करीब। और अमन, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस तरीके से तैयारी कर रहे हो अभी तक, तुम उसी में फंसे हो कि निकलोगे, क्या करोगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। सूरज, तुम्हारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम किस तरीके से पढ़ रहे हो भाई, कि तुमको ऑनलाइन नहीं समझ में आ रही है, ऑफलाइन चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो तुम्हें चीजें समझनी कैसी है, क्या चाहते हो कि भाई कि कोई ऐसा शरबत तो है नहीं कि हम घोर के तुमको पिला दें और तुम पूरा याद कर लो। नोट्स दिए गए हैं, सारी चीजें तुमको, तुम तो ऑफलाइन भी ले रहे हो, ऑनलाइन भी कक्षा ले रहे हो, फिर भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, पेपर ढंग से नहीं कर पा रहे हो। तो भैया इसमें कुछ हो नहीं है। मैंने एक दूसरा एक जो इस स्टडी मटेरियल में नहीं, एक दूसरा स्टडी मटेरियल मतलब दूसरा क्लासरूम ऐड किया है, बनाया है। उसमें एक स्टडी मटेरियल में मैंने अपने चार किताब डाले हैं, ठीक है। 4 किताब डाले हैं, जैसे क्या कहते हैं, साक्षात्कार मंजूषा, साक्षात्कार के लिए और इसके लिए भी थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकता है। सामान्य ज्ञान मंजूषा, प्रश्नोत्तरी मंजूषा और कर्मकांड मंजूषा, इन चारों पुस्तकों को मैंने उसमें डाला है। और प्लस जो मैं तैयारी करता हूँ, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, जो मैंने भूगोल पढ़ा है, जो मैंने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, ठीक है, जो मैंने सारी चीजें तैयार की हैं, उन सभी चीजों को भी मैंने उसमें डाल रखा है, ठीक है। उसका लिंक मैं जल्द ही भेजूंगा, उसका कुछ पेमेंट रहेगा, आपको करना पड़ेगा, लेकिन वह जो मैंने मतलब उसमें कोई वह नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। जो मैं तैयारी कर रहा हूँ वो सारी प्रॉपर चीजें मैंने वहां अपलोड करके रख दी है, मतलब टाइप करवा के सारी चीजें वहां रख दी है, ठीक है। वह जल्द ही मैं लिंक आपको दे दूंगा, उसमें बस जाकर आपको पूरी चीजें बस दोहरानी है, और कुछ नहीं करना है। एक बार यह सेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप वहां दोहराइएगा, केवल दोहराना है। और टेस्ट प्लीज लगाइए, प्लीज लगाइए। टेस्ट नहीं लगाएंगे फिर बाद में यह कहेंगे कि यार इतना 1-1 घंटा 2-2 घंटा अपना टाइम वेस्ट किए और हुआ नहीं, ठीक है। बहुत सामान्य है यह पेपर, बहुत ही सामान्य है, ठीक है, बहुत ही सामान्य है। आप लोग जिस प्रकार से मैं जो प्रश्न दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, उस प्रकार से जिस प्रकार से आप लोग लगा ले रहे हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग 100% क्वालिफाई कर जाओगे, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न पूछते हैं। किसी का कोई प्रश्न था क्या, हाथ उठा रहा था, बताइए। वो मतलब कि जो सेकंड सेकंड पेपर वाला जो आप भेजे हैं ना क्वेश्चन आंसर, देखिए उसमें जो खुल रहा है वही इम्पोर्टेंट है, ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं। उसमें इम्पोर्टेंट वही है जो मैंने खोल के रखा है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक। और हाँ, उसमें जो मैंने मेरा जो लिखित वाला जो लिखा हुआ है, जो कलरेड किया हुआ है, जो नोट्स है, जो प्रॉपर नोट्स से पीडीएफ मैंने बनाया है, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
वो पूरे क्वेश्चन मतलब पुराने क्वेश्चन है। 2016 में जब मैं बीएचयू में रहता था तो 2017 में जो हमारे सीनियर थे 1 साल मेरे से, वह 2017 में हुए थे, उन सभी वही वह नोट्स है, पुराने नोट्स है, वो पेपर पुराने जो भैया लोग थे तो उनसे क्वेश्चन जो आते थे, मतलब पहले क्या होता था, पेपर मिलता था तो उन्हीं पेपर का वह संग्रह मतलब वो संग्रहित किया गया है। और यही नोट्स है जो आपके हरेंद्र सिंह करके है ना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का, बुंदेलखंड एकेडमी का, वह यही नोट्स मेरे पास मेनूस्क्रिप्ट मेरे प्रॉपर मेरा नोट्स पड़ा हुआ है, वह हम समय उस समय लिखे थे, इसी को वह धर्म शिक्षक नाम से पुस्तक निकाला है। ठीक है, तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह कोई ऐसी वैसी नोट्स नहीं है भाई, वह नोट्स मुझे भी याद है, मैं खुद स्वयं अभी भी दोहराता हूँ, वह नोट्स मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप उसका फायदा उठाइए, किसी के अन्य जगह किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह जितने भी नोट्स आप देख रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं ना, ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही सरल तरीके से बना के प्रस्तुत की गई है। और इसमें कोई ये नहीं है कि अपने से बनाया गया है, कोई फिजूल का नहीं है, जो आपको लोग को लगे कि ये फिजूल, नहीं, कोई फिजूल की नहीं है चीजें। ठीक है, इसमें जो पेपर में पूछे गए हैं या जो धर्म शिक्षक द्वारा मिली है हमें, ठीक है, शुरुआत से ही, ठीक है, जैसे हमारे भैया हुए हैं या हमारे जो सीनियर्स थे उस समय जब हुए हैं, तो उनसे मैंने सारी चीजें लिखी हुई है और उनके नोट्स सारी चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं। ऐसे ही कोई पुस्तक नहीं निकाल देता है, ऐसे ही नहीं हो जाता है, उसमें बहुत लोगों का सहयोग होता है, उसमें बहुत लोग साथ देते हैं। ठीक है, आप सभी लोग जैसे अभी एकजुट हो रहे हैं तो ऐसे सभी लोग साथ देते हैं तब वो बनती है। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अगर सेकंड पेपर में आपको मेरिट उठाना है तो यह क्वेश्चन बैंक आप प्लीज तैयार कर लीजिए, सारे क्वेश्चन बैंक जितने भी सेकंड पेपर के हैं। ठीक है, बाकी जो भी प्रश्न रहेगा मैं आपको कल 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 चलेगी जो कक्षा, जैसे नित्य कर्म से और क्या कहते हैं कि यज्ञ यज्ञ विधा वैदिक यज्ञ परंपराओं से कि क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप ज्योतिष में जो मैंने बताया प्लीज उसको याद कर लीजिएगा, यह आपके लिए है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राम राम।